तो हमने पहले पढ़ा था कि जो इटली सरकार है वो हमारे भारत की समस्याओं को समाधान करने के लिए 3 कैबिनेट मंत्री को हमारे भारत में भेजेगी और इस मिशन को हम किस नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और कैबिनेट मिशन 1946 जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 में आया था। ठीक है, अब कैबिनेट 1946 क्या है इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो मिशन जो है हमारा, जो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था, 24 मार्च 1946 में आया था, दिल्ली में आया था। ठीक है, दिल्ली में आने का मतलब है हमारे भारत में आया था। और यहाँ पे 5 मई 1946 में जो 5 मई 1946 से 12 मई 1946 तक मिशन ने शिमला के सभी दलों के साथ वार्ता की। जो हमारे जो 3 कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने 5 मई से 1946 से 12 मई 1946 तक सभी दल, जो शिमला के जितने भी दल हैं ना, उनसे बातचीत की। और उनके सामने योजना कब पेश हुई, 16 मई 1946 में योजना पेश हुई। और इस मिशन को 3 सदस्यीय मिशन कहा जाता है। इसमें अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस थे, जो भारत के सचिव थे। और यहाँ पे अन्य सदस्य में जो है एवी अलेक्जेंडर, जो नेवी मंत्री थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, व्यापार मंत्री। सर स्टेफर्ड क्रिप्स प्रस्ताव हमने पहले पढ़ा था। वो क्रिप्स प्रस्ताव था वो अलग है, और ये इन्होंने वो पेश किया था ना क्रिप्स प्रस्ताव, ये अलग है। ठीक है, अब ये अलग नहीं है। ठीक है, वो एक ही है। ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स वो व्यापार मंत्री थे, अभी नाम याद रह जाएगा। पैथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव है, एवी अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे। इसे मंत्रिमंडल आयोग भी कहा जाता है। इन जो 3 सदस्यीय मिशन था इन्हें मंत्रिमंडल आयोग भी कहा जाता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने चौथे सदस्य की भूमिका निभाई। ठीक है, उस टाइम में हमारे जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो उसका नाम था लॉर्ड वेवेल थे। ठीक है, लॉर्ड वेवेल उस टाइम पे हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल के बिना ये 3 सदस्य कुछ भी नहीं कर सकते इस मिशन के लिए। ठीक है, इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें जो सहायता है वो लॉर्ड वेवेल की सहायता की जरूरत थी। तो इसमें यदि कोई क्वेश्चन आए कि इस टाइम पे जो कैबिनेट मिशन के अंदर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अलावा और कौन सा सदस्य था, तो उस टाइम पे सदस्य था लॉर्ड वेवेल, जो हमारे भारत का तात्कालिक गवर्नर जनरल था। कैबिनेट मिशन 1946 के मुख्य बिंदु में क्या था कि भारत एक संघ होगा जिसमें देशी रियासतें, ब्रिटिश प्रांत और मुख्य आयुक्त प्रांत शामिल थे। ठीक है, भारत के है ना 3 मुख्य भागों में बटा था, जिसमें एक देशी रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत थे और मुख्य आयुक्त प्रांत थे। ठीक है, ये 3 चीज़ों में बटा हुआ था। अब इन चीज़ों को मिला करके भारत को एक संघ बनाया जाएगा। देशी रियासतों से ब्रिटिश अधिराजत्व समाप्त घोषित किया जाएगा। जो देशी रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से जो संधि वगैरह कर रखी थी, उन चीज़ों को समाप्त किया जाएगा और उसे स्वतंत्र घोषित किया जाएगा। ठीक है, उन देशी रियासतों को। और विदेशी मामले होते हैं, प्रतिरक्षा तथा संचार के विषय संघ के पास होंगे। और अवशिष्ट प्रांत जो विषय होते हैं ना, अवशिष्ट विषय वो प्रांतों में नियत होंगे। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश मामले और प्रतिरक्षा और संचार विषय के अलावा जो भी विषय होंगे वो प्रांतों में नियत होंगे, प्रांत राज्य में नियत होंगे। और सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से एक अंतिम सरकार का गठन किया जाएगा जो संविधान कार्य का निर्माण न होने तक कार्य करेगी। इसका मतलब ये है कि जब तक संविधान का निर्माण न हो जाए तब तक एक जो टेम्परेरी जो सरकार होती है, जिसको हम कभी भी जैसे संविधान का निर्माण होगा वैसे तब तक है ना इस सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, जब तक संविधान का निर्माण हो जाए तब तक ये कार्य करेगी। ठीक है, जिसे हम टेम्परेरी सरकार भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में होता है कि सभी प्रांतों की 3 श्रेणियाँ बनाई जाएगी, जिसमें ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी के अंदर बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत थे। ठीक है, और मध्य प्रांत व बरार। ठीक है, ये नाम जो सेक्शन जो नाम है मध्य प्रांत व बरार, ये एक ही नाम है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत व बरार। ठीक है, ये 6 थे ए श्रेणी के अंदर। इसके बाद में बी श्रेणी के अंदर 3 प्रांत थे, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सी श्रेणी के अंदर 2 प्रांत थे, असम और बंगाल। ठीक है, ये 3 श्रेणियाँ जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, ब्रिटिश या जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे
उन 11 ब्रिटिश प्रांतों में 3 श्रेणियाँ थी। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो भारत थे ना वो 3 चीज़ों में बटा हुआ था। पहले एक तो देसी रियासतों में और ब्रिटिश प्रांतों में और मुख्य आयुक्त प्रांतों में। जो ब्रिटिश प्रांत थे ना उनकी 11 श्रेणियाँ थी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उनकी 11 श्रेणियाँ थी, ठीक है। और जो देशी रियासतें अलग होती है और मुख्य आयुक्त प्रांत वो अलग थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 6 नंबर का टॉपिक है वो ये था कि भारत का संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ जैसे आगे बढ़ते हैं कि जो संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। अब उन्होंने उस जो हमारे जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव में ये तो था कि हमारे संविधान का निर्माण हो जाएगा, बट कैसा होगा? जब संविधान सभा के सदस्य होंगे तभी तो हमारे जो संविधान का निर्माण होगा। अब उन संविधान सभा की जो संख्या हम कैसे निर्धारित करेंगे कि इसमें था कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, कि जहाँ पर 10 लाख जनसंख्या है वहाँ से हम एक सदस्य उठाएंगे। और उस समय ब्रिटिश भारत की जनसंख्या लगभग 38 करोड़ 90 लाख थी। अतः संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या हमारी हो गई 389 हो गई, ठीक है। अब 389 निर्धारित हो गई। अब 389 कैसे थी कि ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें से 292 सदस्य थे। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 29 करोड़ 20 लाख सदस्य 20 लाख उस टाइम पे ब्रिटिश प्रांतों में जनसंख्या थी। और 4 सदस्य आप समझ सकते हो कि 40 लाख जनसंख्या थी, जिसमें 4 सदस्य में आप देख सकते हैं कि अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली और कुग्र और बलूचिस्तान थी। और देसी रियासतों में हम 93 सदस्य ले सकते हैं। 93 सदस्य का मतलब ये है कि लगभग 9 करोड़ 30 लाख सदस्य थे, ठीक है। इसके बाद में हम जैसे आगे बढ़ते हैं कि जो से ब्रिटिश प्रांत का मुख्य आयुक्त प्रांतों के कुल 992 प्लस 4 मतलब 992 प्लस 4, ये 4 है ना, इन दोनों को मिलाकर के जो सदस्य है अप्रत्यक्ष आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो ब्रिटिश प्रांत में जो सदस्य है ना, इन सदस्यों को कैसे निर्वाचित किया जाएगा? पहले इन सदस्यों को हमारी जनता चुनाव करेगी, जनता इनका चुनाव करेंगी और फिर ये जो है ये सदस्य है ये इनका निर्माण करेंगे। इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से हमारी जनता वो जो संविधान है उनका निर्माण नहीं करे, अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है, ठीक है। ये समझ गए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब इसका मतलब कि अनुपातिक मतलब 10 लाख पे एक सदस्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इस निर्वाचन में प्रांतों की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचकगण की भूमिका निभाएंगे, ठीक है, निर्वाचक गण की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर प्रांतों के लिए एक विधान मंडलों का गठन किया गया था। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या सिस्टम है? 1935 का अधिनियम ही चल रहा है अभी भी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो ये भी चल रहा है, ठीक है। उस टाइम पे विधान मंडलों का गठन किया गया था पहले, और उन्हीं विधान मंडलों के कारण हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य है वो यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के 93 सदस्यों की रीति तय करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, क्योंकि हमारे जो देसी रियासतें थी उन पर किसी का भी प्रभुत्व नहीं था हमारे जो देसी रियासतों के अंदर। हाँ, हमारे जो देसी रियासतें थी उन पर ब्रिटिश सरकार के कुछ नियम थे, ठीक है। अब पर वो अपने हिसाब से शासन करते थे, ठीक है। वहाँ पे ब्रिटिश लोगों का शासन नहीं था, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा कि आगे चलकर एक 6 सदस्यीय वार्ता समिति का गठन किया गया था, ठीक है। वार्ता समिति में तय किया गया कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि शासकों के द्वारा नाम निर्देशित या मनोनीत किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे देसी रियासतों से जो सदस्य निर्धारित होंगे ना, संविधान सभा के जो सदस्य निर्धारित होंगे वो नाम मनोनीत होंगे। मतलब उनके जो राजा है देसी रियासतों की वो लोग संविधान सभा के सदस्यों का नाम देखेंगे कि हम यहाँ से हम किसको भेजें संविधान का निर्माण करने के लिए। इसका मतलब है कि नाम निर्देशित किए जाएंगे, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष, निर्वाचित तथा आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। इसका मैंने पहले बता दिया था कि भारत की संविधान सभा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष का मतलब है कि भारत की जो जनता है वो पहले
जो सदस्य है ना उनको उनका वोट करेंगे, ठीक है। भारत के संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको वोट करेंगी, तो और फिर वो बनाएंगे। इसका मतलब अप्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं, ठीक है। तो आंतरिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित जो हमारे जनता ने निर्वाचित तो किया था, तथा आंशिक रूप से मनोनीत संस्था। मनोनीत संस्था मतलब है कि नाम लेना, ठीक है, नाम लेना। जैसे जो हमारे जो देशी रियासतों के जो सदस्य है ना 93 उनमें नाम निर्देशित किए गए कि ये हो गए, ठीक है, इसलिए नाम आंशिक रूप से क्या हो गए, हाँ, मनोनीत, ठीक है, मनोनीत संस्था हो गई, ठीक है। अब 994 सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया। 994 जो कैसे हुआ 994 में, इनमें है ना, मतलब देशी रियासतों को अभी नहीं मिलाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो चुनाव होगा ही ना, जो ब्रिटिश प्रांत और मुख्य आयुक्त प्रांतों में होगा ही चुनाव। अब इसमें क्या है कि उनमें से सामान्य और सामान्यतः जैसे हम कांग्रेस समझ सकते हैं, इसको हम कांग्रेस भी बोल सकते हैं। एक तो सामान्य में आ गया, और मुस्लिम लीग के 79 सदस्य और सिख के 4 सदस्य, ठीक है, इनका जो चुनाव हुआ था, ठीक है। सामान्य में 213, ठीक है, सामान्य जैसे आप कांग्रेस भी बोल सकते हो ना। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें से कांग्रेस के 208 सीटें जो है थी, ठीक है। 208 लोगों को कांग्रेस के 208 लोग संविधान सभा के जो जो सदस्य है वो बनने के लिए हो गए, ठीक है। 208 लोगों ने जीत हासिल कर ली थी। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे ना उनमें है ना लगभग 73 सीटें थी। अन्य छोटे दल 19 छोटे दल है 7 सीटें, ठीक है। 7 सीटें मतलब ये रही, ठीक है, 7 सीटें थी। 7 सीटों में यूनियनिस्ट पार्टी थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम थी, यूनियनिस्ट अनुसूचित जनजाति थी, यूनियनिस्ट जातीय परिसंघ था, यूनियनिस्ट कृषक प्रजाति और यूनियनिस्ट सिख गैर कांग्रेसी था, और यूनियनिस्ट साम्यवादी पार्टी थी, ठीक है। ये 4 जो 7 सदस्य थे, वो 7 सदस्य जो छोटे दल है उन्होंने भी अपनी जीत हासिल की थी। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्र निर्दलीय, जो निर्दलीय रूप से उन्होंने जीत हासिल की थी, 8 सदस्य थे, ठीक है। कुल 296 सीटें थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस निर्वाचन में कुल 10 दलों ने भाग लिया था, ठीक है, लेकिन केवल 9 दल ही जीत सके, जिसमें एक जो दल था कौन नहीं जीत पाया, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के अप्रत्यक्ष जिसमें अध्यक्ष जो थे ना, हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की सहायता से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया, ठीक है। अब अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के जो कितने सदस्य थे, 73 सदस्य थे, और कांग्रेस जो सदस्य थे, कांग्रेस के कितने थे, कांग्रेस के थे लगभग 213 थे, ठीक है। अब कांग्रेस के जो 213 थे, तो मतलब ये तो पावरफुल हो गया, और जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो 79 हो गए, ठीक है। 73 नहीं था, 79, ठीक है। अब यहाँ पे कमज़ोर दल कौन है, ये हुआ। अब यहाँ पे जो है अपनी कमज़ोर स्थिति के कारण मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया, और अपने इस अलग देश का और अपने लिए अलग देश तथा अलग संविधान सभा की मांग शुरू कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपनी इस मांग को प्रभावी रूप देने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, ठीक है। क्या मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 के पहले ब्रिटिश सत्ता भारतीय को स्थानांतरित कर दी जाएगी, ठीक है। अब इस हेतु लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा विभाजन का प्रारूप तैयार किया गया, जिससे माउंटबेटन योजना का विभाजन योजना कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना, ठीक है, और ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम माउंटबेटन योजना पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये आपको नोट्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।